नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुरुवाणी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की इस नए लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, जो कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर के सिक्स्थ डीन्स कमेटी के अनुसार संचालित होने वाले थर्ड सेमेस्टर से संबंधित है। और इस क्लास में आज अपन टॉपिक नंबर फर्स्ट, जो कि है आपके प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, मतलब अपन जेनेटिक्स के पहले के जो जितने भी नियम थे वो, और उसी के बाद में मैं बात करूं तो बाद के जितने भी नियम है वो, उन दोनों की चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको हर एक बड़ी अपडेट और उसी के साथ साथ क्लासेस की नोटिफिकेशन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन की घंटी को भी जरूर से प्रेस करें। आज का अपना टॉपिक अगर मैं लेकर चलूं तो वो है अपना फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले पहले अपन को यह जानना जरूरी है कि आखिर जेनेटिक्स क्या होती है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो देखना, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। जेनेटिक्स का मतलब सीधा सा और सिंपल भाषा में अगर बात करें तो होता है कि जो अपने लक्षण है वो अगली अपने आने वाली संततियों में, अपनी आने वाली पीढ़ियों में जाना, वो क्या है, जेनेटिक के अंदर अपन उनको डिनोट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको दो वर्ड देता हूं, उन दोनों वर्ड्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। पहला वर्ड क्या है, हेरिडिटी, और दूसरा वर्ड है वेरिएशन। हिंदी में बात करूं तो हेरिडिटी को वंशानुगत बोलते हैं। हेरिडिटी को क्या बोलते हैं भाई, वंशानुगत। उसी के बाद में मैं लास्ट बात करूं वेरिएशन की, तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता। अब देखना, वंशानुगत का मतलब, वंशानुगत मतलब वंश दर वंश चलती आ रही है। मतलब सबसे पहले मेरे पिताजी हुए, पिताजी के बाद में मैं हुआ, अब मेरी संतान होगी। तो ये क्या है, वंशानुगत है। मतलब ऐसे लक्षण जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हुए आ रहे हैं। जैसे मैंने बात की कि मेरे पिताजी जो है उनकी आंखों का कलर ब्लैक था और मेरी आंखों का कलर भी ब्लैक है। मेरी आने वाली जो संतति होगी उसकी आंखों का कलर भी ब्लैक है। तो वो क्या है, आपकी हेरिडिटी है। उसे अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, वंशानुगत बोलते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएशन, इसे बोलते हैं अपन हिंदी में परिवर्तनशीलता। मान लीजिए मेरी जो आंखों का कलर है वो ब्लैक है, मेरे आने वाली जो संतति है अगर उसकी आंखों का कलर ब्राउन हो जाए, भूरा हो जाए, तो वो क्या है, लक्षणों में परिवर्तनशीलता है। वो वंशानुगत नहीं है, क्योंकि वो लक्षण अगर उनकी आंखों का कलर भी काला होता, ब्लैक होता, तो फिर वो वंशानुगत में डिनोट होते हैं। लेकिन उनकी आंखों का कलर कैसा हो गया, भूरा हो गया। इसलिए मैं बात कर रहा हूं सिंपल से कि उसे अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं या परिवर्तनशीलता बोलते हैं। कि मेरी आंखों का कलर, यानी कि पैतृक जो होते हैं यानी माता पिता होते हैं, उनकी कोई भी लक्षण है वो अगर जो उसकी संतति है उससे डिफरेंट हो जाए तो फिर उसे क्या अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं आपके जेनेटिक्स के, किसकी बात करूंगा, जेनेटिक्स की बात करूंगा। तो जेनेटिक्स में अपन क्या बोलते हैं कि जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं। मतलब अपन जेनेटिक्स में बात किसकी करेंगे, मेनली हेरिडिटी की बात करेंगे, कि जहां पर भी हेरिडिटी होती है वहां क्या लागू होती है, जेनेटिक्स लागू होती है। तो इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए। पहला ही आपका टॉपिक है कि प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी बोल दो चाहे जेनेटिक्स बोल दो, क्योंकि जहां पर हेरिडिटी है वहीं तो जेनेटिक्स है। तो ये चीज आपको टॉपिक का नाम मतलब कंफर्म हो गया होगा। अब अपन बात करेंगे प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट और पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। देखना प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक है आपके पास में प्री, एक है आपके पास में पोस्ट। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है और पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। देखो आपको पता है, सबसे पहले मैं इसके पिताश्री की बात करूं जेनेटिक्स के, तो इसके पिताश्री की बात करूं मैं, तो जेनेटिक्स के पिता कौन माने जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते हैं अपन। मानते हैं कि नहीं मानते। अरे आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा, नाइन्थ के बाद में भी आपने जेट में भी पढ़ा होगा ये चीज। जेनेटिक्स को, कंप्लीट जेनेटिक्स को पढ़ाया जाता है जेट के अंदर भी, या सीयूईटी के थ्रू भी आप कहीं पे एडमिशन ले रखे हो तो उसमें भी पढ़ाया जाता है। जेनेटिक्स आपके हर भाग में चलती है, बाद में सेमेस्टर में भी चल रही है, देख लो। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते हैं अपन किसके जनक, जेनेटिक्स के। तो जब मैं बात करूं
कि आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या कहना चाह रहा है। पहला टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में बताया था, उसके पहले इस जेनेटिक्स को कैसे जाना जाता था। फिर ग्रेगर जॉन मेंडल आए तो इनसे भी कोई ना कोई कमी रही होगी, तो उनकी कमियों को कैसे सुधारा गया, ये कमियों को सुधारा गया, ये आपके पोस्ट मेंडेलियन हो जाएंगे, मतलब बाद में, मेंडल के बाद में। और जब जॉन मेंडल थे, इनके पहले भी कोई नियम दिए गए होंगे, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे अपन प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, मतलब मेंडल के पहले के कॉन्सेप्ट। तो अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे। अब मैं बात करूं सिंपल से प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की, मतलब मेंडल से पहले के कॉन्सेप्ट। जेनेटिक्स को मेंडल से पहले किस प्रकार से दर्शाया गया, प्री मेंडेलियंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आपको कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मेंडल से पहले भी जो है, मैं बात करूं जेनेटिक्स के बारे में बता दिया गया था, लेकिन उन पे विचार नहीं किया गया। आपको पता है कि अगर कोई भी, मैं आके कुछ भी बोल दूं, तो क्या मेरी बातों पे कोई विश्वास करेगा जो कि पहले से उस चीज के बारे में जानता है? तो ये चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आपके वैज्ञानिक आए थे और उनका नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन। तो आपसे पूछा जाता है कि चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत समझाइए, है ना। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या था, देखना। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या था, मैं बात करूं, चार्ल्स डार्विन ने बताया, सिंपल से खाने के तौर पर सुनना आप। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि ये मेरी जो, मान लीजिए ये कोई अंगुली है, मेरी 3 अंगुली है यहाँ पे। अब ये अंगुली जब बनती है तो ये क्या होती है, छोटे छोटे कणों से बनती है। मतलब ये त्वचा है, मेरी स्किन है, तो इसके छोटे छोटे कणों से बनेंगे। मतलब इन्होंने क्या बताया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनती है, एक लक्षण बनते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर, और वो लक्षण अगली पीढ़ी में संचालित होते हैं, ऐसे बता दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन आपको पता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। उसके बाद में वैज्ञानिकों के पास में ये गए कि भाई ऐसे जेनेटिक्स उत्पन्न होती है, लेकिन बाद में इनको रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया इनके नियम को। इन्होंने बता दिया था कि अगली संतान में जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, इतना तो इन्होंने बता दिया था। लेकिन उन्होंने पूछा कैसे जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि छोटे छोटे कणों के माध्यम से। उन्होंने बोला कि कण दिखाइए, आप हमें प्रैक्टिकली तौर पर दिखाइए। तो फिर इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये नहीं दिखा पाए। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत है उसमें क्या बताया गया कि लक्षण लक्षण शरीर के छोटे छोटे कणों से मिलकर, शरीर के छोटे 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 कणों से मिलकर बनते हैं, कणों से मिलकर जीन का निर्माण करते हैं। जीन को इन्होंने सबसे पहले कारक बोला जाता था। कारक किन्होंने बोला था, तो वो मेंडल ने बोला था। तो यहाँ पे लक्षण इन्होंने बोला था, केवल जीन का नाम नहीं लिया था। तो आप जीन को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, कणों से मिलकर बनते हैं जो कि अगली पीढ़ी में संचालित होते हैं, जो कि अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जो कि अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, मतलब स्थानांतरित होते हैं। इतना किन्होंने बताया, चार्ल्स डार्विन ने बताया। और आखिरकार इनका जो नियम है वो क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया, निरस्त कर दिया गया। फिर इनके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम क्या है, उनका नाम है लेमार्क। ठीक है, लेमार्क नाम के एक वैज्ञानिक आए। सबसे पहले की बात कर रहा हूं मैं, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, मतलब मेंडल के पहले की बात कर रहा हूं। मेंडल से पहले की बात करूं तो मेंडल से पहले ही जेनेटिक्स का आविष्कार हो चुका था, अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने बताया, फिर उनका जो नियम था वो क्या है, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में लेमार्क नाम के वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि कोई भी जीव है, वो जीव अगर एक जैसी समान क्रियाएं करता है तो अगली पीढ़ी में भी सेम वही लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको जिराफ का। जिराफ जो है वो पेड़ की पत्तियां खाता है, तो कुछ इस प्रकार से देख के खाता है, ऊपर देख के खाता है, तो उसकी गर्दन जो है वो लंबी हो जाती है। इसलिए लेमार्क भाई साहब ने बताया कि जब जिराफ कुछ इस प्रकार से पत्तियां खाता है तो उसकी गर्दन क्या होती है, खिंचाव की वजह से लंबी हो जाती है, जो कि अगली पीढ़ी में देखने को मिलता है। सही है कि नहीं है, इन्होंने ऐसा बताया। फिर बाद में कुछ वैज्ञानिक ऐसे बोले कि भाई ये चीज भैंस में तो नहीं होती,
भैंस भी ऊपर मुंह करती है तो उसकी गर्दन लंबी क्यों नहीं होती, गाय ऊपर मुंह करती है तो उसकी गर्दन लंबी क्यों नहीं होती। तो इसलिए इनका जो मैं बात करूं नियम है, लॉ ऑफ लेमार्क भी इसे बोलते हैं, लेमार्कवाद भी इसे बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम आप याद रखिएगा, लेमार्कवाद भी इसे बोलते हैं, लेमार्क भी इसे बोलते हैं, लॉ ऑफ लेमार्क भी इसे बोलते हैं। तो इस कारण इनका जो नियम है वो भी निरस्त कर दिया गया, क्योंकि ये बता ही नहीं पाए, ये ओनली जिराफ का एग्जाम्पल देके निकल गए। ठीक है, इसलिए इनका जो नियम है वो भी निरस्त कर दिया गया। तो मैं बात करता हूं इन्होंने क्या बताया कि लगातार कार्य करने वाले लगातार कार्य करने वाले लक्षण ही अगली पीढ़ी में संचारित होते हैं, लक्षण ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित या ट्रांसफर होते हैं। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बारे में तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपके माथे के अंदर, आपके माइंड के अंदर ये सारी चीजें चली जाती है कि लेमार्क ने क्या बताया, चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया, तो आप अच्छी तरीके से नोटबुक के अंदर लिख सकते हो। अब आपको इतना तो पता लग गया कि अपन को लिखकर किस प्रकार से आना है जेनेटिक्स में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि भाई हमें ये बताइए कि जेनेटिक्स जो है वो किस प्रकार से हमें पढ़नी है, हमें समझ में नहीं आ रहा, ये है वो है। तो ये आपके डेमो क्लासेस के रूप में है, जो कि यूट्यूब पर डायरेक्ट लाइव आ रही है, और वैसे जूम पर भी हम लाइव करते हैं, लेकिन जूम जो है वो एप्लीकेशन की लिंक आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे बाद में। अभी फिलहाल जो 3 मेंबर और नए ऐड हो चुके हैं अपने इस चैनल पर, तो वो क्या है, मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, वो पढ़ाने का कार्य नहीं करते। तो उनको बोलेंगे कि भाई किस प्रकार से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस और प्रोवाइड करवा सकते हैं ना। और वैसे एक और बात बता दूं, ये क्लासेस आपकी रेगुलर रहेगी अब जेनेटिक्स वाली, अच्छे से नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिलेगी इसके साथ साथ। अब मैं बात करता हूँ 3 नंबर पे, तीसरे नंबर के नियम की। अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और मेंडल के पहले के 2 नियम अपन ने पढ़ लिए, पहला चार्ल्स डार्विन का, दूसरा लेमार्क का। तीसरा है मिश्रण सिद्धांत, लक्षण मिश्रण सिद्धांत बोल दो, या मिश्रण सिद्धांत बोल दो, या मिक्स्ड लॉ बोल दो आप, है ना। अब देखना इसमें क्या बताया गया, इसमें कुछ इस प्रकार से बताया गया कि कोई भी 2 लक्षण है तो जब अगली पीढ़ी होगी तो उनके क्या आएगा, एक लक्षण जैसा ही आएगा। मतलब समझने की कोशिश करना, मेरे माताजी है, पिताजी है, मेरे जो माताजी है वो थोड़े गोरे रंग के हैं, और मेरे पिताजी हैं वो थोड़े सांवले रंग के हैं। तो उन्होंने बताया कि जो अगली जो पीढ़ी होगी उसमें जो लक्षण होंगे वो या तो गोरे होंगे, यानी कि जो संतान होगी वो गोरी पैदा होगी, या सांवली पैदा होगी। ऐसे बताया इन्होंने कि एक ही लक्षण पैदा होगा। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये कोई नर है और ये कोई मादा है। तो इसमें ये नर है, इसका रंग मान लीजिए आप सफेद है, और मादा जो है इसका रंग मान लीजिए आप लाल है या सांवला है, कुछ भी मान लो। तो इसकी पीढ़ी के अंदर, अगली पीढ़ी के अंदर आपको गुलाबी लक्षण पैदा होंगे। सॉरी, गलत एग्जांपल दे दिया मैंने, देखना। मान लीजिए नर और मादा को छोड़िए आप इस बार, है ना। फ्लावर्स का लेते हैं अपन एग्जांपल, फ्लावर्स का एग्जांपल इसमें आएगा भाई, है ना। वो जो चीज मैं बता रहा हूँ ये नर और मादा वाली, वो कंप्लीट डोमिनेट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आएगी। ठीक है, तो सफेद फूल है और लाल फूल है, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो इन्होंने बताया कि एक मध्यवर्ती पैदा होगा, गुलाबी रंग पैदा होगा। ठीक है, मतलब सफेद फूलों वाले जो आपके फ्लावर्स है उनके पौधे में, और लाल फ्लावर्स वाले पौधे में, दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो गुलाबी रंग का क्या मिलेगा आपको, एक पौधा मिलेगा, गुलाबी रंग के फ्लावर्स का, फूलों वाला क्या मिलेगा आपको, पौधा मिलेगा। इन्होंने ऐसा बताया। लेकिन देखा गया कि कुछ कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके फ्लावर्स कुछ इस प्रकार से है, लेकिन उनका जो मध्यवर्ती है वो नहीं मिल पा रहा। जैसे अपने गाय के अंदर भी एग्जाम्पल अपने लेते हैं कि पता नहीं रंग तो कौन सा है, आप देख लेना, लेकिन जो मध्यवर्ती है वो चितकबरा रंग पैदा होता है, जो कि इसके अनुसार क्या होता है, गलत होता है। इसलिए इस नियम को भी रिजेक्ट कर दिया गया था, है ना। इसमें फ्लावर्स का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, और यही एग्जाम्पल पूछा जाता है बेसिकली। अगर ये पूछा जाएगा ना मिश्रण सिद्धांत, तो इसमें ओनली फॉर ये एग्जाम्पल पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से थे। अब बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, जैसे मैं बात करूं चार्ल्स डार्विन ने, और उसी के साथ लेमार्क ने, और उसी के साथ ये मिश्रण सिद्धांत, इनको अपन क्यों पढ़ते हैं, इनको रिजेक्ट कर दिया गया तो सर अपन इनको क्यों पढ़ते हैं भाई, इन्होंने कोशिश की। ठीक है,
तो ये अपने नियम अगर किसी के सामने पेश किए तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत अच्छी बात है, आपने कोशिश की, इसलिए आज अपन इनको पढ़ते हैं। अब ये नियम हो गए पूरे। अब अपन बात करते हैं मेंडल की। मेंडल से पहले के नियम पूरे हो गए, फिर मेंडल आएगा, फिर मेंडल के बाद के नियम भी अपन पढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि अपन मेंडल ने क्या क्या नियम अपने दिए थे। मेंडल के नियम पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको पिता बोला जाता है किसके? जेनेटिक्स के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ इनके जन्म की, तो वो 18 जुलाई सन 1822 के समथिंग इनका जन्म हुआ था। 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने कार्य किस पर किया था? ये कार्य का आप याद रखना, कार्य किस पादप पर किया था, और पादप का नाम क्या है आप सभी जानते हैं, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। और बात करें तो मटर है, तो मटर भी कौन सा? उद्यान मटर है, गार्डन मटर, गार्डन पी। ठीक है, तो कार्य किस पर किया था? पाइसम सेटाइवम पर, उद्यान मटर पे। और गुणसूत्र उसमें कितने लिए थे? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। इनमें सबसे पहले जॉन मेंडल की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कारक नाम दिया, कारक या फैक्टर दिया। फैक्टर के बारे में बताया कि जेनेटिक्स में एक कारक नाम का भी कोई शब्द चलता है और उसका मतलब आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बताई। अब इन्होंने बताई तो फिर बाद में किस प्रकार से बताया? इन्होंने बताया कि ये जो कारक होते हैं, मार करके क्या हो गया, 1 मिनट टाइम दीजिएगा। अब देखो, इन्होंने बताया कि ये जो कारक है, ये कारक जो है ये ऐसे होते हैं कि जो फैक्टर है ये सूचना के क्या होते हैं? पैकेट होते हैं। सूचना के क्या होते हैं? पैकेट होते हैं। मतलब क्या हो गया कि ये कोई नर है और ये मादा है, और ये नर और मादा को अपन संपलित रूप से क्या बोल देंगे? पैतृक बोल देंगे, मतलब पिता और माता। ठीक है, इनसे अगर कोई संतति बनेगी, इनसे अगर कोई संतति बनेगी तो इस संतति में जो लक्षण जाएंगे, लक्षण जाएंगे, वो लक्षण किसके माध्यम से जाएंगे? इन कारकों के माध्यम से जाएंगे। ऐसा इन्होंने बोला कि नर और मादा है, मतलब मेरे माता पिता है, उनसे मेरे में जो लक्षण आएंगे उनको इन्होंने क्या बोला? कारक बोला। कारक के बाद में ही फिर बाद में कारक बोलकर इनको मॉडिफाई कर दिया, इस नाम को, कारक को किन्होंने किया? आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने। फिर इनको क्या बोला? जीन बोला गया। तो आपसे पूछा जा सकता है जो जीन वर्ड है, जीन वर्ड वो किनके द्वारा दिया गया? तो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब अपन इनके नियमों की बात करते हैं। सबसे पहले है अपूर्ण प्रभाविता, या मैं बात करूं तो प्रभाविता का नियम। ठीक है, नियमों की बात करते हैं अपन। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई एक जीन है, उस जीन के एलील है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगी वो चीज, जो चीज मैंने नर और माता पिता की बताई थी ना, कि वो सांवला वाला गोरा वाला वो एग्जांपल दिया था, वो यहाँ पे आएगी बेटा, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। और वहां पर क्या थी? वहां पर फ्लावर्स का एग्जांपल आपको याद रखना था। अब देखो प्रभाविता के नियम में क्या होता है, इन्होंने बताया कि एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि एक जीन के 2 एलील होते हैं, दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो या तो पहली जो एलील है उसके लक्षण पैदा होंगे या सेकंड वाले के लक्षण पैदा होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, और ये दोनों एक साथ होने वाले किसने बताए थे? आपके दोनों एक साथ होंगे ऐसा किसने बताया था? सम्मान या मिश्रण सिद्धांत में बताया गया था, जो कि मेंडल से पहले ही दे दिया गया था। ठीक है, फिर मेंडल ने आके क्या बताया कि भाई आपने गलत बताया है, आपने गलत बताया है कि दोनों लक्षण जो है वो एक साथ ऐसा पैदा नहीं हो सकते। फिर इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद में प्रभाविता के नियम में क्या दिया कि मान लीजिए अगर पिताजी पिताजी सांवले रंग के हैं और माताजी है वो सफेद रंग की है, इसे मान लीजिए गोरे रंग की है, तो उनके बीच में क्रॉस होता है, जो संतति है, इन्होंने क्या बताया इनके अनुसार कि संतति या तो काली पैदा होगी, यानी कि सांवली पैदा होगी, या गोरी रंग की पैदा होगी, ऐसा इन्होंने बताया। इसी प्रकार से अगर मैं एग्जांपल लूं तो इन्होंने बताया कि एक जीन के कितने एलील होते हैं? एक जीन के एलील कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इन्होंने बताया कि ये जीन जो होती है ये लक्षणों को कंट्रोल करती है। अगर जो अपन ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो ये जीन क्या करती है? आपके जीन का कार्य क्या होता है कि ये लक्षणों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो एक जीन में कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं, है ना।
इन्होंने बताया कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक एलील कुछ इस प्रकार से है जिसमें दोनों ही टी क्या है, बड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक एलील कुछ इस प्रकार से है जिसमें दोनों ही एलील क्या है, छोटे हैं। इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो आपको पता है ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। मतलब मैं बात करूं, एक एलील आपके बड़े हैं, एक एलील छोटे हैं, लेकिन उनका आपके मध्यवर्ती पैदा होगा, उनमें से लक्षण जो है वो दोनों का मिक्स नहीं आएगा, दोनों का मिक्स नहीं आएगा। या तो ये क्या है, लंबे है, लॉन्ग है, और ये क्या है, बौने हैं। तो एक बात बताओ, दोनों का मिक्स आएगा तो यहाँ पे लंबे बौने आने चाहिए, लेकिन लक्षण कौन सा आएगा, लंबा आएगा, क्योंकि ये बड़ा आगे टी आ रहा है तो लंबा होगा। ये बड़ा जो टी आ रहा है आगे, ये छोटे वाले टी को क्या कर लेगा, दबा लेगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो लक्षण दोनों के बीच के अंदर प्रकट होते हैं उनमें एक ही लक्षण प्रभावी होता है, मतलब एक ही लक्षण अपना असर दिखाता है, दूसरे लक्षण को क्या कर लेता है, दबा लेता है। ये ऐसा किसने बताया, प्रभाविता का नियम है। मतलब प्रभाव, प्रभाविता का मतलब क्या होता है, प्रभाव। मतलब एक लक्षण पैदा होगा, दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया मैंने, एक लक्षण पैदा हुआ, मतलब लॉन्ग यहाँ पे पैदा हो गया, ठीक है, लॉन्ग एलिस पैदा हो गए। जबकि ये छोटे वाला है, इसका क्या हो गया, प्रभाव कम हो गया, क्योंकि इसका प्रभाव कम किसने किया, ये बड़े वाले ने कर दिया, क्योंकि बड़ा सबसे पहले आ रहा है। अगर यहाँ पे छोटा आता पहले और बाद में बड़ा आता है तो मतलब छोटा छोटा एलील पैदा होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से प्रभाविता का नियम था। नेक्स्ट नियम की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट नियम की मैं बात करूं तो नेक्स्ट नियम कुछ इस प्रकार से है। सेकंड, स्वतंत्र पृथक्करण का नियम। पहले पृथक्करण का नियम अपन देख लेते हैं। पृथक्करण का नियम, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है पृथक्करण का नियम में, थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको ध्यान रखनी है, फिर आगे अपन बेसिकली पूरे कंप्लीट डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। पृथक्करण के नियम में कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए मैं बात करूं तो कोई भी एलील है, जैसे ये एलील है और ये एलील है, ये दोनों जब इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं। टी और टी पे पैदा हो गया, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं इसमें कि वो पैदा ही नहीं होते, वो दिखते ही नहीं है अपन को। जैसे मैं बात करूं आर 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 आर, और उसके बाद में आर 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 आर, यहाँ पे छोटे ही ले लो, पूरे पूरे ही छोटे ले लो, है ना। अब इनके बीच में आप क्रॉस करवाओगे तो आपको पता है ये कुछ इस प्रकार सब बनेगा। अगर इनको भी आगे इनसे क्रॉस करवाओगे तो इनमें एक लक्षण ऐसा आएगा जो कि क्या होगा, पूरा ही छोटा होगा। एक लक्षण ऐसा आएगा जो पूरा कंप्लीटली छोटा होगा, मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा। और बाकी के जो लक्षण है कोई कंप्लीट बड़े होंगे, कोई इस प्रकार का भी बनेगा, कोई जो लक्षण है वो कुछ इस प्रकार का भी बनेगा, मतलब वो आधे छोटे होंगे आधे बड़े होंगे। तो ये चीज इन्होंने बताई कि जो लक्षण होते हैं वो अगली पीढ़ी में वो कैसे जाते हैं। कोई कोई लक्षण जो है वो अपना प्रभाव दिखा पाते हैं, कोई कोई लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। ये चीज किसने बताई, आपके मेंडल जी ने बताई पृथक्करण के नियम में, कि कोई कोई लक्षण होते हैं जो जाते तो एक साथ में है लेकिन आगे जाके क्या हो जाते हैं, कोई खत्म हो जाता है लक्षण, कोई दिखता ही नहीं है। जैसे मैं बात करूं, माता पिता है, माता पिता के पोलियो नहीं था लेकिन जो संतति पैदा हुई उसके पोलियो हो गया। वो क्या है, लक्षण दोनों एक साथ गए माता पिता के, लेकिन आगे जाके परिवर्तन हो गया, उनमें क्या हो गया, वेरिएशन उत्पन्न हो गया। तो वो क्या है, आपके पृथक्करण का नियम है। थर्ड में नियम की बात करूं तो थर्ड नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन, अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखना, स्वतंत्र अपव्यूहन में इन्होंने क्या बताया, स्वतंत्र अपव्यूहन में इन्होंने बताया कि जो नर और मादा है उन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो दोनों के लक्षण अलग अलग जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, मतलब नर के अलग जाएंगे लक्षण संतति में, मादा के अलग जाएंगे। नर जो है वो सांवला था, मादा क्या थी, गोरी थी। उन दोनों के बीच के अंदर जो मतलब जितना भी क्रॉस हुआ तो उनके क्या हुआ, लक्षण पीढ़ी के अंदर अलग अलग रूप से जाएंगे। इस पृथक्करण नियम में क्या था, एक जगह जा रहे थे और बाद में जाके अलग हो गए, और इसमें क्या है, पहले से ही अलग अलग जाएंगे। तो ये नियम आपके तीनों किसके होते हैं, मेंडल के होते हैं। अपन ने मेंडल की बात कर ली, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की बात कर ली, अब अपन बात करते हैं पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की। अब बात करते हैं पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। देखना, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि मेंडल के बाद में भी कुछ वैज्ञानिक आए। अब वो क्यों आए, क्योंकि मेंडल जो है, इन मेंडल ने अपने नियम दिए कितने, 3। अब उनमें भी कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि ऐसा इंसान तो कोई है नहीं जो कि पूरा सच बता दे। तो उनकी गलती को सुधारने के लिए कौन आए, आपके 3 वैज्ञानिक आए।
और वो कब आए, 1900 के अंदर आए। ठीक, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता बताया, अपूर्ण प्रभाविता बताया। मतलब जो मेंडल का प्रभाविता का नियम था उसको थोड़ा सा संशोधित कर दिया इन्होंने, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या बताया कि मेंडल जी ने बताया कि ये कोई बोने पौधे थे और ये बड़े पौधे थे, ये बोने पौधे थे, इनका मध्यवर्ती पैदा हो गया, मतलब एक ही लक्षण प्रभावित होगा। लेकिन इसमें ऐसा बताया गया, इन्होंने ऐसा बताया कि जब इन दोनों के बीच में लक्षण अपन, या मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो आधे लक्षण बोने वाले भी दिखते हैं, लेकिन वो बोने वाले क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनका प्रभाव क्या हो जाता है, आधा रह जाता है। ऐसा किसने बताया, इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो लंबे होते हैं पौधे और जो छोटे होते हैं उन दोनों के बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं तो एक ही लक्षण पैदा होता है। इन्होंने ये नहीं बताया कि जो पीछे वाला लक्षण है इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, ये किसने बताया, ये अपूर्ण प्रभाविता में 1900 में जो 3 वैज्ञानिक आए थे उन्होंने बताया कि ये बड़े वाला जो है वो अपना प्रभाव दिखाता है इस छोटे वाले पे, इसलिए छोटा वाला जो है लक्षण वो दब जाता है, इसलिए दिख नहीं पाता वो, इसलिए बड़े वाला लक्षण दिखता है। ये किसने बताया, अपूर्ण प्रभाविता के नियम के अनुसार बताया गया। एक था आपके कोडोमिनेंस, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता। दूसरा क्या था, सह प्रभाविता, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। इसमें क्या बताया गया देखना, इसमें ये बताया गया कि अपन लाल कलर के जो फूल होते हैं और जो सफेद कलर के फूल होते हैं, मतलब सफेद गुणा लाल, इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो गुलाबी क्या आती है, अपने संतान आती है। इन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया कि सफेद और लाल जो है इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो गुलाबी फ्लावर्स वाले आपके क्या बनते हैं, पौधे बनते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसा भी हो, सह प्रभाविता साथ में हो, ऐसा इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए कोई गाय काली है और जो नर है उसका वो सफेद है, उन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, अरे एक काली गाय पैदा हो गई, दोबारा बछड़ी की जो है वो काली हो गई, तो ये कहाँ हुआ, उसका मध्यवर्ती कहाँ आया, गुलाबी रंग कहाँ आया, नहीं आया ना। तो ये क्या है, आपके सह प्रभाविता का कुछ नियम था, बहुत सारे और नियम है, ये चीज आपको ध्यान रखने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।